गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों। जहाँ तक मैंने पहले की कक्षा में किया था उसके आगे हम आज फिर से प्रश्नों को करेंगे। जो सिलसिला चल रही थी वो आरआरबी जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रही थी। आरआरबी जेई का प्रश्न जो है, आरआरबी जेई की जो परीक्षा है वो नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में होने वाली है। तो इसी को देखते हुए जो प्रोग्राम है वो आपको आरआरबी जेई से रिलेटेड शुरू किया गया है। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहेंगे। वाईसीटी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है और वो टेस्ट जो ऐप है उसका नाम है टेस्ट वाईसीटी टेस्ट बुक। आप जाकर के प्ले लिस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट को दे सकते हैं। वहाँ पर आपको ई बुक भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, सारे चीज़ें अवेलेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि हम आपको देना चाहते थे कि आप अपने प्लेलिस्ट में जाइए, वाईसीटी वाईसीटी टेस्ट सीरीज के नाम से एक आपको ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टेस्ट को शुरू कर सकते हैं देने के लिए। हमने पहले ही बताया है आपको कि टेस्ट क्यों जरूरी है। सारे लोग अच्छा प्रिपरेशन करते हैं लेकिन कंपटीशन कितने के बीच में होता है? 1:3 के बीच में। मतलब मान लो 1000 सीट है तो मैक्सिमम कितने बच्चों के बीच में फाइट है? 3000 बच्चों के बीच में। तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए वो 3000 के बीच 3000 बच्चों में जो फाइट हो रही है, हम कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेस्ट देना जरूरी होता है। टेस्ट हमारे अंदर में जो एरर हो रही है, हमारे कारण से जो एरर आ रही है, गलतियां हो रही है, वो कैलकुलेटिव एरर हो या रीडिंग एरर हो, उसको वो दूर करता है। क्योंकि हम एग्जामिनेशन में अच्छा तो पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में बैठने की कोई हैबिट नहीं होती। एग्जामिनेशन में जाते प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और जाने के बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले टेस्ट सीरीज पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दे। एक टाइम शेड्यूल बना ले कि हमें पूरे दिन में लगभग 2 घंटा का हर दिन एक टेस्ट सीरीज देना है, 2 घंटे के। आरआरबी जेई 2 घंटे का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपको नॉन टेक्निकल होता है और दूसरा पेपर जो होता है टेक्निकल होता है। तो आप जो सेकंड पेपर आ रहा है जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है, उसको आप प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज दीजिए और अप्रोक्स 110 नंबर लाने का कोशिश कीजिए। पिछले जो जो आरआरबी जेई की जो एग्जाम हुई थी, जो कट ऑफ गई थी, लगभग 103-104 नंबर के बराबर गई थी। तो इस बार आप कोशिश करिए कि 110 नंबर लाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले बार 103 कट ऑफ गया हो तो इस बार भी 103 जाएगा, 104 जाएगा। हो सकता है ये कट ऑफ जो है 108 चला जाए, 109 चला जाए। तो एक तरह से सेफ जोन के लिए ये जरूरी है कि आप 110 का कट ऑफ प्रॉपर लेकर चले, तब जाकर के बात आपकी बनेगी, तब जाकर के आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। क्योंकि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद जो सेकेंड एग्जामिनेशन में बच्चों को बुलाया जाता है वो 1:3, मतलब आपकी 1000 सीटें हैं तो 3000 बच्चे को बुलाए जाएंगे। सारे बच्चों की प्रिपरेशन बेस्ट हुआ करती है। इसी कारण से आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जाइए वाईसीटी टेस्ट एप्लीकेशन के नाम से आपका एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से आप टेस्ट को दे सकते हैं हमारे प्यारे बच्चों। तो अभी हम आगे का क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज व्हाट। अब यहाँ पर क्या है? नॉट सेम। यहाँ क्या दिया हुआ है? नॉट सेम एज अ व्हाट। तो आपको बताएं क्या, पी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट हुआ करता है। और यहाँ बोला नॉट सेम, तो इसमें देखिए क्या है? नॉट सेम एज अ व्हाट? जूल पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि जूल पर सेकेंड क्या वॉट की यूनिट होती है? जैसे हम लिखते हैं एनर्जी P इंटू टी। ध्यान से देखिए, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और टाइम की जो यूनिट होती है आपको सेकेंड लिख दिया। तो जूल पर सेकेंड किसका है? पावर की यूनिट हो गई ना। लेकिन वो पूछ रहा है नॉट सेम, तो वॉट और ये दोनों समान हो गया यहाँ पर, जूल पर सेकेंड। अब पूछ रहा है एम्पियर स्क्वायर इंटू एक्स ओम। अब क्या पूछ रहा है? एम्पियर स्क्वायर इंटू एक्स ओम। आपने कभी सुना है? अब पूछ रहा है आई स्क्वायर इंटू एक्स। आई का यूनिट क्या है? एम्पियर, और
यहाँ पर लिखा है ओम। क्या ऐसा यूनिट संभव है? ये होता है हीट का, इसके भी यूनिट हम देखते हैं, जूल लिखते हैं। आगे का प्रश्नों को देखते हैं। वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम। वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम मतलब P इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर, और इसको हम लिखेंगे वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम। अगला है यूनिट जो है P का दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है वोल्ट अपॉन एम्पियर। आप देख रहे हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर, जबकि ये यूनिट किसका होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर इंपीडेंस और रेसिस्टेंस का। इसका मतलब है क्या कि जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्या है आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्यों इनकरेक्ट है? और एक हिसाब से विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेम एज अ व्हाट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जो पावर का यूनिट जो वॉट होता है, तो इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो पावर के इक्वेशन को मैच नहीं करता है। आप प्रश्नों को समझे होंगे। बोल रहा है कि पावर जो होता है वो होता है वोल्टेज करेंट होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट इंटू एम्पेयर भी लिख सकते हैं। अगला ये बोल रहा है जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं। एम्पियर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम लिख सकते हैं, ये भी राइट है। वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम ये भी राइट है, क्योंकि V स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं I स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन वोल्ट अपॉन एम्पियर किसका यूनिट होता है आपका, रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका जो है राइट है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज अ व्हाट। ये अभी सीरीज जो है आरआरबी के लिए रिलेटेड चल रही है। 2 से 3 महीने के बाद में आरआरबी मेंस के परीक्षा होने वाला है, उसको देखते हुए ये नया बैच चालू किया गया है, आरआरबी क्वेश्चन बैंक सीरीज पी की मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से इस बैच को शुरू किया गया है। इसमें 21 साल 22 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी में, जो डिफरेंट जोन में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 14 से पहले सेंट्रलाइज वैकेंसी नहीं आती थी। आरआरबी जेई के लिए जैसे आपका सिलीगुड़ी जोन है तो अलग वैकेंसी निकालता था, अलग पेपर होते थे। चेन्नई जोन है तो वो अलग क्वेश्चंस निकलते थे। बिलासपुर का जोन है तो अलग क्वेश्चन निकलते थे। लेकिन 2014 में एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सारे जोन से पूछे गए कि आपके पास कितनी वैकेंसी है। सारे जोन ने अपना वैकेंसी बताया, वो इलेक्ट्रिशियन का हो, टेक्नीशियन का हो, गैंगमैन का हो, या रेलवे ड्राइवर का हो, या जेई का हो। फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनी। उस सेंट्रलाइज सिस्टम में एक टेस्टिंग एजेंसी को जो टेस्ट लेगी, जो क्वेश्चन तैयार करेगी, उसको दिया गया। उसी के अकॉर्डिंग सारे बच्चे ने एक सेंट्रलाइज फॉर्म भरा और उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हमें किस जोन में जाना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सारे जोनों के लिए सामान्य है। कोई यदि एक्स जोन से भरता है, चेन्नई जोन से, कोई कोलकाता जोन से बनता है, तो अलग अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन 2014 से पहले क्या था, डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंट्रलाइज है, एक जगह केंद्रित है, मतलब एक ही टेस्टिंग एजेंसी उस परीक्षा को लेगी। लेकिन 2014 से पहले वो डिसेंट्रलाइज था, वहां अलग अलग जोन के अलग अलग परीक्षा होते थे, क्योंकि उससे पहले ऑफलाइन परीक्षा होते थे, जा करके परीक्षा दिए जाते थे। लेकिन 14 में ये नियम बदला, 14 में ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किए गए। 14 के बाद से ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ, और 14 के 15-16 के बाद से ऐसा हो गया कि आपका जो घर है, नियरेस्ट जो घर है, वहां पर भी सेंटर शुरू हो गया देना। तो आरआरबी ने इस तरह से अपने को, रेलवे ने इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया। पहले क्या था, ट्रेडिशनल चलते रहता था, जैसे कि दो चेन्नई बोर्ड अपना अलग एग्जाम, अलग डेट पे अपना रिजल्ट, अलग डेट पे अपनी ज्वाइनिंग दिया करता था। लेकिन जब से वो सेंट्रलाइज हुआ, सारे लोगों को एक साथ रिजल्ट देने पड़ते हैं। हो सकता है कि ज्वाइनिंग जो है, लोग जो आपका जो जोन है वो अलग अलग दे। और जोन का मुखिया कौन होता है, आपको मालूम है, वहां का जो जीएम है वही जोन का मुखिया है। तो रेलवे की जो श्रृंखला है, रेलवे की जो सीरीज है आरआरबी के नाम से, वो अभी कंटिन्यू चल रही है, और आप इसका एंजॉय ले सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रश्न, किसी ना किसी समय में आरआरबी में पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको आने वाले जो आरआरबी के एग्जाम है 2 महीना में, जरूर आपकी सहायता होगी, मिलेगी। तो आप
ये जो जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार जब एग्ज़ाम से आपकी छूट जाएगी, तो आपको फिर से दोबारा ये चांस नहीं मिल सकता है। तो ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से तैयार किया गया है। एक-एक सॉल्यूशन को पूरी तरह से आपको दिया जाएगा, जहाँ आपको डाउट है उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक-एक डाउट को आपको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। तो आप इसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि जो यूथ कंपटीशन टाइम है, उसने इलेक्ट्रिकल में भी आरआरबी जेईई के लिए एक नया अपना बैच शुरू किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें 22 साल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो तैयार किए गए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं। तो यूथ टाइम कंपटीशन ने अपना एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है आपका, वो टेस्ट सीरीज को ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाने उसके बाद आप अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। आपकी सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं रहेगी यदि इस प्रोसेस को तैयार रखेंगे, तो इस प्रोसेस को करते रहेंगे। तो आगे के प्रश्नों को हम देखें। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का आपका प्रश्न है, पूछ रहा है फॉर अ गिवन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम हीट। बोल रहा है कि कितना कॉइल है, 4 हीटिंग कॉइल है और मैक्सिमम हीट कितना प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितना मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा। पहला ऑप्शन है आपका ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पूछ रहा है कि फॉर अ गिवन वोल्टेज मैक्सिमम हीट कब प्रोड्यूस करेगा। पहला है या तो वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब उसके बाद में वो हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड विथ 2 पैरेलल पेयर इन सीरीज, 2 पैरेलल पेयर इन सीरीज और 1 पेयर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अदर 2 इन सीरीज। तो आगे ऑप्शन में देखिए 4 हीटिंग कॉइल है और पूछ रहा है कि मैक्सिमम हीट कब प्रोड्यूस करेगा। तो आगे प्रश्न को देखें। हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और दूसरा लिखते हैं हम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर अ गिवन वोल्टेज, मतलब एक वोल्टेज दिया गया है और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि कब मैक्सिमम आपको हीट प्रोड्यूस होगा, कॉइल को कैसे अरेंज करेंगे तो आपको मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस कैसे है, नीचे में है। सपोज हमने आपको एक, मैं ब्लैंक में आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आप आराम से समझ जाएंगे। सपोज ये एक आपका कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, ये आपका तीसरा कॉइल है और ये चौथा आपका कॉइल है। ये आपके कॉइल कैसे कनेक्टेड है, ये चारों कॉइल जो है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और एक का वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2, तीसरे की वैल्यू है R3 और चौथे की वैल्यू है R4। यहाँ भी वोल्टेज कितना है V, यहाँ की वोल्टेज क्या है V, यहाँ की वोल्टेज क्या है V और यहाँ की वोल्टेज क्या है आपको आप देख रहे होंगे ना। अब आपको अपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ आपने लिखा V स्क्वायर अपॉन R1, दूसरे में लिखा V स्क्वायर अपॉन R2, यहाँ लिखा V स्क्वायर अपॉन R3 और चौथे में लिखा V स्क्वायर अपॉन R4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टोटल पावर हीट आपको यहाँ से लिख दी H, तो H आपने लिख दिया, V स्क्वायर को बाहर आपने निकाला तो क्या हो गया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और 1 अपॉन R4। अब आपने देखा तो क्या है, ये रेसिस्टेंस R1, R2, R3 और नीचे में है, इसका मतलब क्या है, आपको इसकी वैल्यू जो है कम होगी, मतलब यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। क्यों मिनिमम आएगी आपको, क्योंकि R1, R2, R3, R4 जो है किसमें है, आपको पैरेलल में कनेक्टेड है और नीचे दिया गया है, इसलिए कम आएगी। लेकिन मान लो यही सीरीज में कनेक्टेड होता तो सीरीज में क्या हो जाता, आपको V स्क्वायर 1 अपॉन R1, V स्क्वायर 2 अपॉन R2, V स्क्वायर अपॉन R3, V स्क्वायर अपॉन R4। मेरे प्यारे बच्चों पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब आपको मालूम है कि सीरीज में क्या होती है, आपको सपोज मान लो कि चारों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई है, चारों रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई।
R1 इज इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4। वोल्टेज तो सेम नहीं होगा आपको, तो ये क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसा है तो R को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस ऑफ V2 स्क्वायर प्लस ऑफ V3 स्क्वायर प्लस ऑफ V4 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ हमने दिखा तो इसके चार चार हो गया। अब आप देखो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या आ गया V1 V2 V3 V4 आपको अलग अलग है, और एक ये R कॉम केवल सिंगल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो होगा इससे ज्यादा मैक्सिमम देगा। मतलब इन सीरीज में क्या है, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम होगा आपके पैरेलल के। ये ऑप्शन तो दिखाई दिया। अब मान लो दो को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं और दो को मैं सीरीज में कनेक्ट करके फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो उसमें क्या होगा, आपको दो को सीरीज में कनेक्ट करें, दो को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, V1 स्क्वायर आर आर फिर V2 स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से क्या आया, R इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस ऑफ V2 स्क्वायर। आ रहा समझ में। फिर आपको यहाँ पर तीसरे में आया सिमिलरली R इक्वल्स टू V3 स्क्वायर प्लस ऑफ V4 स्क्वायर। अब आपको क्या है, दोनों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में क्या होता है, आपको कनेक्ट करने पर पैरेलल में P1 प्लस ऑफ P2 वैल्यू हुआ करती है, हीट प्रोड्यूस आपको जो हुआ करता है। जो पैरेलल में होता है वो उसको क्या होता है, ऐड हुआ करता है। लेकिन आप इससे देखिएगा तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो आपको जो आंसर है वो क्या आ रहा है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सारे जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो भी जो है मैक्सिमम आपको हीट प्रोड्यूस होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जवाब है आपका सही था। अब क्वेश्चन है कि 100 ओम 1 वाट रजिस्टर एंड 80 ओम 2 वाट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। प्रश्नों को देखिए, कह रहा है यहाँ पर कितना रजिस्टर है, दो रजिस्टर दिया गया है, एक है 100 ओम का, एक दूसरा जो है रेटिंग कितनी है 1 वाट, दूसरा 800 ओम और 2 वाट रजिस्टर। कैसे कनेक्टेड है आपको सीरीज में, कैसे कनेक्टेड है आपको सीरीज में। मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली टू दी सीरीज रजिस्टर विदाउट exceeding the power limit of any of the series resistor is। पूछ रहा है कि मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना अप्लाइड करोगे। The maximum DC voltage that can be applied continuously to the series circuit without exceeding the power limit of any of the series resistor। मतलब आपको 1 वाट और 2 वाट से ज्यादा आपको इसके जो पावर रेटिंग है उससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना होगा। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि आप पावर इक्वल्स टू लिखते हो पहले वाले को V1 स्क्वायर अपॉन R1 लिखिए, दूसरे वाले को लिखो P2 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। आपको क्या पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। पहले का कितना है 1, यहाँ पर आपने रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो आपने 100 लिखा, तो V1 स्क्वायर हो गया। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कितना 100 वाट, यहां से पे लिखिए 2, यहां लिखा 800। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं। यहां से जो आपकी वैल्यू आई V2 की वो कितनी आ गई है 40। यहां तक समझ में आ रहा है, क्योंकि 1600 और 1600 का 1600 का जो अंडर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको 40 आएगी। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको दिक्कत है। अब पूछ रहा मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया, सीरीज कनेक्शन V1 प्लस ऑफ V2। इसका मतलब 10 प्लस 40 कितने के बराबर हो गया आपको 50 ओम। यहां तक समझ में आ गया। 50 वोल्ट के यूनिट कितना हो गया आपको ये 50 वोल्ट। इसमें 50 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज, बोला मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना अप्लाई करोगे, तो उत्तर में आपको लिखा हुआ है 50 वोल्ट, और यही आपका आंसर नंबर बी सही हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया। बोल रहा है कि दो रजिस्टर है, एक रेटिंग दी हुई है 1 वाट और उसकी वैल्यू दी हुई है 100 ओम।
तो वोल्टेज पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। तो V की वैल्यू हमने निकाल दिया, तो कितना आ गया, पहले की 10, दूसरे की कितनी आ गई 40, और दोनों को वोल्टेज को जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 50। ऑप्शन में दिया है 50, आपकी हो गई राइट। आगे के प्रश्न को देखें। बोल रहा है कि दो लैंप है 100 वाट और 200 वाट का, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और कनेक्टेड प्लेस्ड इन अ सीरीज एंड 440 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस देम। कितना वोल्टेज लगाया गया है 440 वोल्ट का। देन आगे पूछ रहा ओनली 100 वॉट लैंप विल बी फ्यूज, 200 वॉट लैंप विल बी फ्यूज, बोथ लैंप विल बी फ्यूज, नो लैंप विल बी फ्यूज। कितना वोल्टेज आपने लगाया 440 वोल्ट का, और पूछ रहा कितने का रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट और 200 वाट का। तो आपको सबसे पहले निकालना है रेटिंग में कि किसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू, कौन सा ज्यादा जलेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू किसकी कम होगी या किसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमने पहले वाले का निकाला कितना 100 वाट, दूसरे वाले का कितना निकाला 200 वाट। कितने वोल्टेज के लिए है 220 वोल्ट। तो हमने जब निकाला तो R1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 220 अपॉन यहाँ पर आ गया 100, तो यहाँ पर आपको आ गया 484। कितना ओम आ गया 484 आ गया। और आगे R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आपको आ गई यहाँ से 220 इंटू 220 अपॉन 200। यहाँ से कितना वैल्यू आ गया 11। तो 22 इंटू 11 कितना आ गया 242। दूसरे वाले का कितना आया 242 ओम, 242 ओम। किसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है दूसरे वाले की, किसकी ज्यादा है पहले वाले की। इसका मतलब है कि पहले वाले का कितना वाट है 100 वाट, दूसरे वाले का कितना है आपकी वैल्यू दी हुई है 200 वाट। तो जिसकी वाट की, जिसकी रेटिंग पावर रेटिंग कम होता है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है, और जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होता है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है। तो एक जगह पावर रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट और दूसरे जगह पावर रेटिंग दिया हुआ है आपको 200 वाट मेरे प्यारे बच्चों। तो 100 वाट की जो पावर रेटिंग वाले जो बल्ब है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 484, और 200 वाट वाले की आई है 242। इसका मतलब है करेंट की वैल्यू किस में ज्यादा होगी, जो R2 है उससे करेंट जो है ज्यादा फ्लो करेगा, और R1 है, जो R1 है उससे करंट की वैल्यू जो होती है लेस फ्लो करेगी, लेस करंट। और इससे क्या होगा मोर करंट। यहां तक समझ में आ रहा है। यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, रेसिस्टेंस कम है तो करंट आपको ज्यादा होगी। तो रेसिस्टेंस किसका कम है 242 का, तो क्या होगा ओनली 200 वाट लैंप विल बी यूज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आपको समझ में आया क्यों सही हो गया है, क्योंकि हमारे पास में दो बल्ब है। समझ में आ रहा प्रश्न है, पूछ रहा है कि हमने दो बल्ब दे दिया, एक है आपको 100 वाट का और दूसरा है आपको 200 वाट का। उसके अक्रॉस में 220 वोल्ट की रेटिंग है, उसका 220 वोल्ट तक वो चल सकता है। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज हमने एक सामान बनाया है, जब हम सामान को बनाते हैं तो हम उसकी कुछ रेटिंग रखते हैं। रेटिंग का मतलब है कि इतने देर तक चल सकता है, इतने वोल्टेज पर काम कर सकता है, इस वोल्टेज से ज्यादा लेंगे तो ये काम नहीं चलेगा, इसका इतना लाइफ स्पेन है। लाइफ स्पेन का मतलब है कि इतना दिन उसका जीवन है, मतलब इतने दिनों के बाद उसमें खराबी आना शुरू कर जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि फ्रिज की वारंटी बोला जाता है 5 ईयर। कभी आपने ध्यान से देखा है कि 5 ईयर वारंटी बोलने का क्या कारण है, क्यों बोला जाता है 5 ईयर वारंटी। 5 ईयर वारंटी बोलने का मतलब है लाइफ बोला जाता है 5 ईयर में वारंटी दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप 5 मुझे लौटा देना। इसका मतलब 5 ईयर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो तो मुझे लौटा देना, 5 साल के बाद मैं इसके लिए नहीं हूँ। क्योंकि मुझे उनको मालूम है कि जो भी कंपोनेंट्स उन्होंने यूज किया है, वो कॉइल हुआ हो, कंडेंसर यूज किया हो, या कुछ भी यूज किया है फ्रिज के अंदर में, वॉशिंग मशीन के अंदर में, या टीवी के अंदर में, उस कंपोनेंट्स की मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितनी है 5 साल। जब 5 साल वो, जब स्पेन जो मैक्सिमम यूज जो कंपोनेंट जो मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उसकी जो लाइफ स्पेन आपको 5 ईयर ही मैक्सिमम है, तो 6 ईयर से वो क्या होगा खराब होना शुरू करेगा।
सपोज फ्रीज में एक कंपोनेंट खराब हुआ, फिर दूसरा कंपोनेंट खराब हुआ, फिर तीसरा कंपोनेंट खराब हुआ, तो क्या वो खराब होते रहते हैं। तो अब आप क्या करते हो, चेंज करते हो। जब आप चेंज करते हो तो उसकी लाइफ जो होता है बढ़ जाता है। तो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं फ्रिज को बनाने में, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना रखा गया, 5 साल। इसलिए उन्होंने वारंटी बोलते हैं कि भाई इतने दिनों तक का वारंटी है, इसके बाद हम इसकी वारंटी नहीं लेते हैं। वैसे ही जब बल्ब एक डिजाइन करते हैं तो उसकी भी एक वारंटी होती है, उसकी भी एक रेटिंग होती है। वो जैसे आपके पास में घर में वोल्टेज आता है और करंट आता है, जैसे आप जब घर में जब वायर जब आप सप्लाई आता होगा ट्रांसफार्मर से, जब आप लेते होगे सिंगल फेज, तो कितना आता है 220 वोल्ट। आपको मालूम है कि 440 वोल्ट जो है 11 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर से आता है, और ये 440 वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 220 वोल्ट में। और ये 220 वोल्ट आपके घर में सप्लाई होते हैं, जिसका यूज लोड जो यूज किए, लोड का मतलब समझते हैं, जो आपने एप्लीकेंसेस मतलब जो चीजें मार्केट से आपने खरीद के लाए हैं, जो आपके लाइट का कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेंसेस और लोड। जैसे फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, ये सब किसके नाम से जाना जाता है, लोड के नाम से। ये कंज्यूम करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को। तो आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट लिया और घर में अपने लाइट को ला दिया। अब आपको क्या हुआ कि दो बल्ब आप मार्केट से खरीद के लाए। पहले वाले की जो रेटिंग है 100 वाट है, दूसरे वाले की रेटिंग जो है 200 वाट है। आपने घर में दो रूम में अलग अलग कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 220 वोल्ट रेटिंग है और आपको अभी देना है 440। आप बोल रहे 3 फेज आपने सप्लाई घर में दे दिया। बल्ब तो डिजाइन किया है सिंगल फेज से, लेकिन रेटिंग किससे दे रहे हो, घर में सप्लाई किससे दे रहे हो, 3 फेज से। तो पूछ रहा है, तो अब बताओ कि बल्ब जो लगा रहे हो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दूसरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या दोनों बल्ब आपके फ्यूज हो जाएंगे, या कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो बल्ब जो ग्लो करता है, आपको मालूम होना चाहिए जो रेसिस्टेंस है और करेंट है, दोनों के बीच में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट उससे क्या होगा, कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा तो वो जिंदा बच जाएगा, उस पर किसी भी तरीका का कोई असर नहीं करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो एक की रेसिस्टेंस की वैल्यू आई है 484 वोल्ट और दूसरे 484 ओम, और दूसरे वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू आई है 242 ओम। अब एक की ज्यादा रेसिस्टेंस आई, मतलब वो ज्यादा करंट को अपोज करेगा, मतलब करंट जो उससे फ्लो करेगा वो क्या जाएगा, लेस। और जब करंट उससे लेस जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, आपका बचा रह जाएगा, उस पर किसी भी तरीका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बल्ब आपको पहला है उससे करंट क्या होगी, ज्यादा जाएगी, और करंट आपको ज्यादा गई तो आपका बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमने आंसर नंबर बी लिखा, ओनली 200 वॉट लैंप विल बी फ्यूज। क्यों, क्योंकि 200 वॉट जो आपने बल्ब दिया उसकी करेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम आ गई, और करंट यदि रेसिस्टेंस कम आया तो करंट ज्यादा होगा तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीका का मेरे प्यारे बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न को देखें। आगे बोल रहा है कि टू रेसिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज अनइक्वल इफ बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करेंट। टू रेसिस्टर, देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि दो रेसिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज अनइक्वल इफ both both carry the same value of current, total current is equals to the sum of each branch of current। अब बोल रहा है कि दो रेसिस्टर है उसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो ये कैसे, पहले वाले में देखा बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करेंट, सही है, सही है, सही बात है। जब भी हम किसी रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट उससे जो पास होता है वो क्या होता है, समान करंट पास होता है। लेकिन पूछ रहा है कनेक्टेड इन सीरीज अनइक्वल, अनइक्वल इफ मतलब क्या है, अनइक्वल कौन सा होगा, पहला वाला क्या है, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करेंट। भाई सही है, करेंट तो सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कैसे लगा दें। दूसरा आपका ऑप्शन है टोटल करेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ईच ब्रांच ऑफ करेंट। तो क्या आपने दो रेसिस्टर को सीरीज में लगाया है, R1 R2 को, करंट आपका I1 पास कर रहा है, तो क्या I इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ I2 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है I1 इज इक्वल्स टू I2, तो I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 के वैल्यू के बराबर होती। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट नहीं हुआ। सेम करेंट पासेस
इन टर्न थ्रू अ करंट इन टर्न थ्रू बोथ। क्या पूछ रहा है? सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ। आगे क्या है? सेम करंट बोल रहा है कि पासेस इन टर्न थ्रू बोथ और नॉन ऑफ द एबव। तो आगे क्या हो गया? सेम करंट जो है, सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो गया? सही हो गया कि सेम करंट ही जो है ना R1 और R2 से आपका पास करेगा। तो वही बोल रहा है द सेम करंट पासेस इन टर्न्स थ्रू बोथ, हमारे प्यारे बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का प्रश्न है, बोल रहा है कि 12 वोल्ट सोर्स हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम इफ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स द लोड पावर PL इज। प्रश्न को ध्यान से सुनिए और आपको सवाल पूछ रहा है कि PL की वैल्यू क्या होगी, लोड पावर की वैल्यू क्या होगी। सोर्स वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस RI कितना दिया हुआ है? 90। लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम करंट फाइंड कर लेते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं? करंट फाइंड कर लेते हैं। तो करंट कितना हो गया आपको यहां से? 12/90 प्लस ऑफ, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो I इक्वल्स टू हो गया 100। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो क्या बोल रहा है, P इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 20। करंट कितना दिया हुआ है? 12 अपॉन 110 का होल स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू आई 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। इसकी वैल्यू आपको आगे 20, और यहाँ जो आपने वैल्यू लिखा है इसमें, यहाँ जो हो गया आपको हो गया 12 अपॉन 110 का होल स्क्वायर 144। यहाँ आया 121 इंटू 100। यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ तक में किसी भी तरीके का हमको नहीं लगता है कि आपको डाउट होगा। तो हमने इसे 121 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5, 10 और 6। समझ में आ रहा है? तो ये कितना है? 144 को डिवाइड किया हमने 605 से, तो 605 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 2, 1, 12, 1210। जो 1210 आया, ये कितना? 0.2। तो ये कितना आया आपको? 3। और ये कितना आया? 2, 23। 605 को फिर हमने 3 से मिलाया तो 2.38। 2.38 कितना आ गया आपको? 2.38 आया है। और ये किसकी वैल्यू आई है आपको? 2.38 मिली वोल्ट आपको आया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। सवाल समझ में आया आपको? सवाल है आपको मेरे प्यारे बच्चों की, एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ऐसे हम जनरली जो वोल्टेज सोर्स होता है आइडियल लेते हैं, और जब हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का हो तो इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस है जहां पर बोला गया है इंटरनल असिस्टेंस इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट एंड सोर्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है? 12 वोल्ट का एक सोर्स वोल्टेज लगा दिया गया है, जिसके साथ इंटरनल असिस्टेंस उसका 90 ओम दे दिया गया है, और लोड रेसिस्टेंस आपको लगा दिया गया है 20 ओम। तो करंट आपको निकाला आपने 12/110 एम्पीयर। आपको मालूम है कि पूछ रहा है कि पावर डिसिपेटेड बाय अ लोड रेसिस्टर। रेसिस्टर है तो वो एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, उसका फंक्शन क्या है? आपको एनर्जी को डिसिपेट करना, एनर्जी को रिलीज करना। तो कितना आपने करंट क्या निकाला? फॉर्मूला पावर डिसिपेशन के लिए वो फॉर्मूला लिखा आपने I स्क्वायर इंटू RL। तो I स्क्वायर इंटू RL लिखा, तो आपने उसमें लिखा है कितना? 12/110 का होल स्क्वायर इंटू RL की वैल्यू कितनी आ गई? आपने 20 रखा। तो ऑप्शन नंबर 2.38 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर आपकी आ गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा कैसे हमने इसे निकाला है। आगे के फिर क्वेश्चंस को देखें मेरे प्यारे बच्चों।
बोल रहा है कि 12 6 ओम रजिस्टर आर यूज्ड एज अ एजेस टू फॉर्म अ क्यूब। बोल रहा है कि 12 6 ओम का रजिस्टर है जिसको हमने क्यूब बना लिया है। तो बोल रहा है रेसिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो कितना होगा डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब? तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है 5/6। यहाँ पर कितना रखा हुआ है 6, काट दिए तो कितना आ गया 5 ओम। नहीं समझ में आया है या फिर से दोहराता हूँ। कितना दिया हुआ है आपको 12 6 ओम रजिस्टर। कितना है 6 ओम रजिस्टर है, कितना 12। क्या बना रहा है क्यूब, क्यूब मतलब 6। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 5/6, ये याद रखिएगा जब भी ऐसा रखे क्यूब के रूप में। और यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू दे दी हुई है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6। तो यहाँ से कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है आपका, ये क्या हो गया राइट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको किसी भी तरीका का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, वो आरआरबी के नाम से चल रही है। आरआरबी की जो परीक्षा है, आरआरबी की जो एग्जामिनेशन है, अगले 2 महीने में होने वाली है, जो कि आरआरबी के अलग अलग जो जॉन है वो करवाते हैं। आरआरबी की जो अभी जो पे स्केल है वो 6 पे कमीशन से मिलते हैं। 6 पे कमीशन से आता है। 6 पे स्केल है, इसके नाम से ग्रेड पे 6 लेवल का ये माना जाता है। लेवल नंबर 6 आता है, जिसकी बेसिक आपको 35,400 रुपये हुए करते हैं। लमसम कट उठ के आपको 60,000 रुपया इन हैंड अभी आता है। आफ्टर 8th पे कमीशन जो लोगों की सैलरी मिलेगी वही लगभग 92 to 93,000 आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो एक आरआरबी का एग्जामिनेशन को पास करने के बाद में, अभी होने के बाद आपकी जुलाई जो ज्वाइनिंग है 2027 में हो जाएगी, तो आप इन हैंड अब 92 to 93,000 सैलरी आप 2027 जनवरी या फरवरी से आप रिसीव करने लगेंगे। तो आरआरबी की एग्जामिनेशन होने वाली है 2 महीना में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरीज चल रहा है। ये जो प्रश्न जो उठाए गए हैं, जो आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में लास्ट 22 साल में पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसी पे बेस्ड है। और आरआरबी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो रिपीट करते रहता है क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन पहले फ्रेम किए गए हैं उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आरआरबी और एसएससी में डिफरेंस है। एसएससी का पैटर्न टोटली डिफरेंट है, आरआरबी का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। आरआरबी में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी जेई आप देंगे तो एसएससी जेई आपको न्यूटन, आपको नेटवर्क थ्योरम्स से रिलेटेड मैक्सिमम आपको रहता है, जिसको हम बोले मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन, ये सब सारे सिलेबस है जो कि एसएससी जेई के लिए जो डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी भी आरआरबी की जो तैयारी करें, एसएससी जेई की तरह तैयारी को सोच के ना जाए। यहाँ पर एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल है, कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। आपको बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, फैराडेज लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उस पे पूछ दिए जाते हैं। तो आपको खास करके जब आप आरआरबी 2 महीने के बाद आप जो दे रहे हैं, उसके जो तरीके हैं वो यहाँ समझाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पर जो सीरीज है वो प्रॉपर वे में हर दिन चली जा रही है, और आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर वे में बताया जा रहा है। यहाँ जो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं पूरी तरह से डिस्क्राइब वे में दिए जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन और भी आरआरबी पूछता है तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं है कि जो डायरेक्टली आपको बता दिए जाते हैं। ये जो सॉल्यूशन है आपके लिए ये यूथ पब्लिकेशंस टाइम जो है एक टेस्ट सीरीज भी लाया हुआ है। आप जाइए यूथ पब्लिकेशन टाइम्स के ऐप पे, वहाँ यूथ पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ डाउनलोड कीजिए और अपने टेस्ट को देना शुरू करिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, परफॉर्मेंस देखिए, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्यूशंस देखिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड किए गए हैं, पूरे बढ़िया से आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो आप प्रॉपर वे में जाकर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड किए सॉल्यूशन को देखिए, अपने करेक्शंस को करिए, अपनी स्पीड्स को बढ़ाइए, क्योंकि सिलेक्शन तो आप लास्टली आप ही को लेना है। हम तो यहाँ पढ़ा सकते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन फाइनली जो आप ही को मेहनत करने हैं, आप ही को लेबर ज़्यादा करना है, आप ही को एनालिसिस भी करना है,
बस हम आपको सॉल्यूशन कैसे कैसे इसमें क्या आपके हो सकते हैं इस पे हम आपको बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आगे के क्वेश्चन को फिर से हम करते हैं। आगे का मेरे प्यारे बच्चों है इलेक्ट्रिक करेंट इज ड्यू टू द फ्लो। आपने देखा होगा कि ये करीबन क्वेश्चंस जो है 5 से 6 बार से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। मतलब कि आरआरबी ने इस क्वेश्चन को 5 to 6 टाइम क्वेश्चंस को रिपीट किए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 5 to 6 टाइम आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ें। कोई गलती हो रहा है तो इसे आप इसको इग्नोर ना करें, इसको आप कहीं कॉपी में लिखें, इसके बार बार इसको रिवाइज करें। तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करेंट किसके कारण से होता है? पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, बोथ द चार्ज, न्यूट्रल चार्ज ओनली। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करेंट इज ड्यू टू दो, तो किसके कारण से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण से होता है? द फ्लो के इलेक्ट्रॉन्स के कारण से आपका एक इलेक्ट्रिक करेंट की फ्लो होती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको हम लिख सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम यदि नेगेटिव चार्ज ओनली बोल रहा है तो ये भी एक तरह से गलत है। चार्ज तो आप पूछोगे कंडक्टर, लेकिन इसने पूछा क्या है? कंडक्टर नहीं दिया हुआ। यदि कंडक्टर दिया रहता तो आप बोलते इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चंस को आप बहुत केयरफुली आपको देखना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें करंट इजिली फ्लो करता है, आपको मालूम होगा कि जिसमें करंट इजिली फ्लो करे। इंसुलेटर जिसमें कोई करंट ना फ्लो करे। तो करंट जो कंडक्टर से पास हो रहा है वो क्या है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्यों? तो कंडक्टर के अंदर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेडी स्टेट कंडीशंस में रहते हैं, अपने सोई हुई अवस्था में रहता है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो करेंट उसमें बम्बार्डमेंट होता है, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट आता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग करंट भी अपना फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये कंडक्टर की बात हुई। लेकिन हम जब बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो कहीं पर भी हम जब बोलते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किस टाइप का है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है? क्योंकि सवाल में ये नहीं पूछा दिया गया है कि कंडक्टर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर भी हो सकता है आपका, सेमीकंडक्टर भी होता है, हो सकता है। तो इसे ध्यान से देखना है। और जब मान लो सेमीकंडक्टर है तो क्या है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज आयन इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें होल को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं? बोथ दी चार्जेस। क्यों हमने इसे बोला है? क्योंकि आपके पास में जब भी स्टडी करते हो तो एक स्टडी करते हो कंडक्टर और दूसरा स्टडी करते हो सेमीकंडक्टर। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप हमेशा रॉन्ग करते हैं, और करीबन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और आप रट के चले जाते हो। जब कंडक्टर बोले तो इसमें क्या होगा? केवल ओनली इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स बोले तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज है ना, क्या बोल देंगे? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर बोले तो सेमीकंडक्टर में आपका क्या होता है? एक होता है होल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। होल को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। होल को क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिखते हैं हम? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर सवाल आपको नहीं दिया गया है कंडक्टर, इसलिए आप ऐसे सवालों में क्या लगाएंगे? बोथ दी चार्जेस। आपको समझ में आ गया होगा हमने पॉजिटिव और निगेटिव लगा करके बोथ दी चार्जेस क्यों बोला गया है, क्यों हमने दिया है। क्योंकि यहाँ पर सवाल में ये नहीं दिया है कि आपका आपके जो करेंट है वो किसके थ्रू आपको पास हो रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आगे पढ़ना चाहूंगा। तो आपको ये ऑप्शन हो गया, इसलिए डाउट क्लियर हो गया। आगे के प्रश्नों को फिर से हम करें। आगे का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट रेसिस्टेंस फॉर 3 पैरेलल रेसिस्टर R1 R2 R3। वी कैन यूज द फॉलोइंग इक्वेशन।
पूछ रहा है सवाल में कि तीन बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, और ये सब क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट कर रहा है उसको आपको बिना सॉल्व किए पेन चलाना है। मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उसको आपको पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको पेन बिना चलाए आपको टिक करना है, वहां पर राइट करना है। जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट टाइम आए हैं उसमें कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन जो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको टाइम देना ही नहीं है, तभी जाकर सिलेक्शन आपके हैं। और रॉन्ग तो करना ही करना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होते हैं। जो बच्चे रोज क्लास कर रहे हैं, रोज वीडियोस देख रहे हैं, वाईसीटी यूथ टाइम जो कंपटीशन है उसके चैनल पे आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आइए, देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट बार बार हो रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें वो प्रॉपर तरीका से आ जाए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाए, और कुछ स्टूडेंट जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल छोड़ के चले आए। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो भी क्वेश्चन रिपीट था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इस समय में व्यूज को बढ़ाइए, लाइक कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो दोस्त है, आपके जो भाई बंधु है, जो गरीब हैं, जिनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये चैनल खोला गया है। ये चैनल का मकसद है कि गांव गांव तक अपनी आवाजों को पहुंचाना, ताकि एक एक बच्चा कोई छूट ना जाए। जो तैयारी कर रहा है, टीयर 1 निकाल चुका है, टीयर 2 की तैयारी कर रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, वो पीछे है, तो वो आगे देख करके आगे चला जाए। तो आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये पूरा जो वीडियोस है, जो चलाया जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस आरआरबी सीरीज से रिलेटेड, ये 2026 के जो मेंस होने वाले हैं उसके लिए तैयार किया गया है। उन बच्चों के लिए जो गाँव में बसे हुए हैं, गाँव में रहते हैं, जिनके लिए पैसा देना एक मुश्किल सी बातें होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वीडियोस बनाते हैं, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, उतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन टाइम जो यूथ कंपटीशन टाइम जो है आपके लिए पूरी तरह से एक एक इस तरह से वीडियोस दे रहा है, इस तरह से आपको एक टेस्ट सीरीज लाया है, एक इस तरह से आपको एक आरआरबी सीरीज लाया है जिसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, पूरी तरह से व्याख्या किए गए हैं एक एक कॉन्सेप्ट का। तो आप इसे सब्सक्राइब किए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है प्रश्न है R1 R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है, बोल रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें से कौन सा इक्वेशन होंगे। तो हमको मालूम है कि जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो क्या लिखते हैं, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस ऑफ 1/r2 प्लस ऑफ 1/r3। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया। 1/r इक्वल्स टू लिखते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 1 प्लस 1/r3 मेरे बच्चों। और ये ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है वही आपका जो है राइट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट है, क्योंकि R1 R2 R3 कैसे कनेक्टेड है, आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसका जो इक्वेशन हुआ करता है यही हुआ करता है। तो इसे आप रट के चले जाएं। आगे के प्रश्नों को देखिए। अब ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन पर। असर्शन रीजन हर बच्चों को नहीं आता है। असर्शन रीजन तभी आ सकता है जब आप डेप्थ में पढ़े हो, लेकिन ये जब वीडियोस को देखेंगे तब आप इजिली किसी भी असर्शन रीजन को आप बना सकते हैं। तो आप इस पे बने रहिए, बटन को दबाए रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, क्योंकि असर्शन और रीजन जैसे क्वेश्चन को भी इसे इजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, शंट ऑफ एन एमीटर हैज अ लो रेसिस्टेंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो एमीटर है, ये क्या एमीटर है, जैसे यहाँ एक इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ करता है, एक पैरेलल में शंट है, तो इसकी क्या वैल्यू जो होती है वो लो रहती है, पूछा गया है। क्या इसकी वैल्यू जो है लो रहती है, ऐसा सवाल को पूछा गया है। तो I इक्वल्स टू होता है I1 प्लस ऑफ I2। तो क्या राइट है, पूछ रहा है कि शंट हैज एन एमीटर हैज अ लो रेसिस्टेंस। पहले ऑप्शन को देखिए। अगला लिखा शंट में बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विथ अ एमीटर। क्या शंट को सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एमीटर। पहला क्वेश्चन समझिए, पूछ रहा है कि एक शंट लिए हैं, शंट एमीटर मतलब एक एमीटर लिए हैं। एमीटर का क्या काम है, करेंट को मेजर करना है। वोल्ट मीटर का क्या काम है, वोल्टेज को मेजर करना। और मल्टीमीटर का क्या काम है, करेंट को मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना और रेसिस्टेंस को भी मेजर करना।
ये तीनों समझ गए हैं। कुछ रखे एक एमीटर लिया, उस एमीटर के पैरेलल में अपने एक रेसिस्टेंस को जोड़ दिया है और उस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम रखी जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? शंट ऑफ एन एमीटर हैज अ लो रेसिस्टेंस। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये वैल्यू यदि कम नहीं होगा तो यहाँ से जो करंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, कम जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये जो करंट I2 है वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तभी जाकर के टोटल करंट I जो है वो ज्यादा होगा। तो IT को ज्यादा रखने के लिए हमें शंट रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, लो रखना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन है, शंट में बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विथ अ एमीटर। क्या हम शंट को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में? नहीं, शंट को हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में किया करते हैं। सीरीज और पैरेलल दोनों में नहीं कर सकते हैं। सीरीज में और पैरेलल में तभी बहुत से सैंपिंग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं हम सीरीज और में कनेक्ट करने के लिए, वो हम बाद में देखते हैं क्यों करते हैं। वो वोल्टमीटर के केस में होता है कि हमें मल्टीप्लायर का यूज करना रहता है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए ही सही है, बी आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो रीजन क्या है कि हम एमीटर को लो रेसिस्टेंस, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है सर्सन में कि हम शंट को एमीटर के पैरेलल में रखते हैं। उसका कारण लिखता है कि शंट जो है सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसे शंट की वैल्यू को हम शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम लो रखते हैं। प्रश्न को समझ में आया? प्रश्न है, पहला कारण सर्सन पूछ रहा है, एक शंट रेसिस्टेंस रखते हैं, एमीटर के हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को कम रखते हैं। उसका कारण पूछ रहा है, बोल रहा है कि शंट को जो है हम सीरीज और पैरेलल में दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम शंट के रेसिस्टेंस को हम कम रखते हैं। ये फुली आपको रॉन्ग आंसर है, रीजन जो दिया गया। शंट के जो शंट है उसके रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम इसलिए कम रखते हैं क्योंकि शंट के थ्रू जो करेंट है उसको हमें ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा इसलिए रखना है क्योंकि टोटल करेंट जो है एमीटर से करेंट मल्टीप्लायर जो बोलते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कम रखते हैं। तो टोटल करंट आई को बढ़ाने के लिए हम शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सोचिए। अब बोल रहा है कि एक करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स है, उसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम। समझ में आ रहा है? तो हाउ मच करेंट विल बी फ्लो इन अ 2.5 किलो ओम लोड कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आपको क्या क्वेश्चन है? अभी आपको हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स आइडियल और प्रैक्टिकल होता है। जब वोल्टेज सोर्स आइडियल होता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं ना। अब आप देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू आप क्या रखते हैं इन द केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, 0। प्रश्न आ सकता है कि जब वोल्टेज सोर्स है तो इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज या पैरेलल में? उत्तर आपको होना चाहिए सीरीज में। तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ वोल्टेज सोर्स व्हेन वी यूज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जब हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को लेते हैं तो आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है आपके वोल्टेज सोर्स में, और उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम कुछ ना कुछ रखते हैं। तो सवाल है कि एक करेंट सोर्स को लिया गया है, ये कैसा करेंट सोर्स है, आइडियल नहीं। आइडियल रहता तो इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती, इनफाइनाइट। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने किसी कॉपी में, हो सकता है आपके आने वाले मेंस में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करेंट सोर्स इज, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करेंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो उसका आंसर लिखना है बिना देखे, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसे आप याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल केस दिया गया है और प्रैक्टिकल केस में आप इनफाइनाइट नहीं रख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को हम देखें मेरे प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, ये एक हमने करेंट सोर्स लगाया, ये एक हमने करेंट सोर्स लगाया, यहाँ एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगाया, ये आपका एक लोड लगाया। आ रहा समझ में? ये आपका लोड है, कितना करंट जा रहा है, 16 मिलियन। इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम, 10 किलो। R2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है,
2.5 किलो ओम। कितना है? 2.5 किलो ओम। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी रखी है मैंने? 16। लिख दीजिए 16 मिली एम्पियर। अब आपको चाहिए करेंट थ्रू अब आपको पूछा हाउ मच करेंट विल यू फ्लो इज अ 2.5 ओम लोड। इस R2 से कितना करेंट फ्लो करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। यहां लिख देते हैं 2.5 किलो ओम। करेंट डिवाइडर रूल आपको मालूम होना चाहिए। यहां निकालना है इस साइड में R2 से, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? R1, नीचे में क्या लिखेंगे? R1 प्लस ऑफ RL या R2। यहां क्या लिखेंगे? करेंट सोर्स I। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने? जहां निकालना है, जिससे निकालना है, ऊपर में उसको नहीं रखना है, जिससे नहीं निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में दोनों वैल्यू का रेसिस्टेंस R1 और R2 का। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर आ गया 16। यहां क्या है? 10। और यहाँ क्या है? 10 प्लस 2.5 आ रहा बच्चे। ये कितनी वैल्यू आ गई? 160। यहाँ कितना आया? पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप सही सही बताइए कि क्या आपको फुल्ली समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। 10 प्लस ये, सॉरी मेरे बच्चों, ये जो आंसर है यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। ये हो गया 10 अपॉन 12.5। तो हमने इसे डिवाइड किया 100, यहाँ 125, इससे मैंने दिखाई दिया, तो शायद 8 आता होगा। कितना आता है? 125 को हमने 6 5 30, ये दोनों के 12 दिन 15, एक 7 आता है। नहीं, तो 125 8 8, तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मेरी जो आ रही है आंसर में, वो हमारी आंसर आ रही है 6 मिली एम्पियर। 6 से 8 मिली एम्पियर आ रही है, और 16 है 6। 16 में से 16 दिया हुआ है, 8 गया, तो कितना बचा? 10 बचा। आगे फिर से हम देखते हैं। करेंट कितना बोल रहा है? 16। इंटरनल असिस्टेंस कितना है? 10। और पूछ रहा है कि करेंट वैल्यू 2.5 किलो ओम लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। टर्मिनल के अक्रॉस कितना क्या है? 2.5। तो दोनों को जोड़े तो मेरा कितना आ गया आपको? यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर हमारे से गलती हो गई। यहाँ पर 160 अपॉन 12.5। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यही मैंने कहा कि कहाँ रॉन्ग हो गया। तो 160 को हमने 125 से डिवाइड कर लिया, तो ये क्या होगा? एक बार में गया, कितना बच गया? 5 3, और ये मतलब एक तरह से यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 12.8 मिली एम्पियर इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सही हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोला गया है? एक करेंट सोर्स है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया गया है, उसी के पैरेलल में एक लोड रेसिस्टेंस रख दिया गया है। लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 किलो ओम, और इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 10 ओम। करेंट कितना पास हो रहा है? 16 मिली एम्पियर। अब पूछ रहा है कि लोड रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, तो यहां हम यूज करेंगे करेंट डिवाइडर रूल। करेंट डिवाइडर रूल बोलता है कि जिससे आपको करंट निकालना है उसको ऊपर में नहीं लिखना है, जिससे नहीं निकालना है उसको ऊपर में रखिए, और बटे में दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ दीजिए। पाई में दोनों रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, और जितना करंट जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, उस करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही क्या है? आपका करंट डिवाइडर रूल है। और यहां से मैंने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई है 12.8 मिली एम्पियर। ये मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको किसी भी तरीका का कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे के प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 680 ओम लोड रेसिस्टर RL is connected across a constant current source of 1.2 ampere. Source resistance R is 12 किलो ओम। तो लोड करंट थ्रू RL, देखिए वही क्वेश्चन है, 2008 में फिर से रिपीट किया गया, केवल क्या चेंज है? आपके डेटा का।
केवल डेटा चेंज कर दिया गया है, सवाल आपको रख दिया गया है। इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 12 किलो ओम, इसी को बोला गया है सोर्स रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस और सोर्स रेसिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। आपको इस प्रश्न को डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, सोर्स रेसिस्टेंस। इसी को वो क्या लिख सकता था, आर आई इंटरनल रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है, इसको लिखा गया है सोर्स रेसिस्टेंस। और आगे बोल रहा है आर एल लोड रेसिस्टेंस, कितना, 680। आ रहा है समझ में मेरे प्यारे बच्चों। अब पूछ रहा है करेंट कितना जाएगा आरएल से, तो आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 1.2 लिखिए। किसके थ्रू बोल रहा है, आरएल तो नहीं लिखना है, आरएस को रखना है ऊपर में। आरएस की वैल्यू कितनी है, 12। और ये क्या हो गया, 12 प्लस में क्या है, ये क्या दिया हुआ है, ओम में, तो आप इसे किलो ओम में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 1000 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.80। इसका मतलब है किसकी वैल्यू क्या आई, 0.8। आ रहा है यहाँ तक समझ में, कोई भी डाउट तो नहीं होगा। यहाँ हमने लिखा 0.8। अब इसकी वैल्यू हमने लिखा है 12 अपॉन 12.6। आया, कोई भी डाउट, किसी भी तरीका का कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं आप, कि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट मिलता हो तो यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। करेंट का यूनिट देखिए किस में है, इस बार दिया हुआ है एम्पियर में, इस बार मिली एम्पियर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखिए 12, और इसकी वैल्यू हो गई 12.68। यहाँ हम लिख दिए 12, लेकिन 1200 है, 1200 से नहीं आएगा, 1200 से तो आपको नहीं जाएगा, तो जाएगा किससे, आप इस चीज को, सवाल को देखिए, 1268 दिया हुआ है सवाल में, देख रहे हैं आप, सवाल में आपको यहाँ पर 144 होंगे, क्या क्या होगा, 1400, 12 इंटू 12 कितना होता है, 44 होता है। इसमें क्या हो गया, 14.4, और ये क्या हो गया, 12.68। यहाँ आप जब डिवाइड करेंगे इससे 144 से, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर ये आएगा, ये आपको है 1268। तो कितना आया, 16 में से 8 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 1, फिर 1, तो 11, देखिए 1.14। ऑप्शन में क्या है, आंसर नंबर डी जो दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर जो है सही है। तो ये क्वेश्चन क्या थे, पहले ही क्वेश्चंस के से रिलेटेड थे। यहाँ पर क्या चेंज है, लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, और सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू आपका चेंज है। इस प्रश्न में हमने क्या देखा है, सोर्स रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस के नाम पर रखा गया है सोर्स रेसिस्टेंस। सोर्स रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों जो होते हैं समान आपके हुआ करते हैं, दोनों में किसी भी तरीका का कोई अंतर नहीं हुआ करता है। यहाँ कोई दिक्कत है। आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सोर्स रेसिस्टेंस है और उसके साथ में एक सोर्स रेसिस्टेंस, सोर्स करेंट सोर्स है और सोर्स रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, किसके साथ, करेंट सोर्स के साथ। किसको, सोर्स रेसिस्टेंस को। और सोर्स रेसिस्टेंस के साथ किसको कनेक्ट करेंगे हम, लोड को भी पैरेलल में। तो आपसे सवाल है, आप बताइएगा, क्वेश्चन सुनिए, यदि आपका सोर्स रेसिस्टेंस जो कि करेंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू और सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर दे, तो लोड से करेंट कितना पास करेगा। सवाल को आपने ध्यान से सुना। प्रश्न आ सकता है आपके प्रश्नों में कि मान लीजिए कि एक सोर्स, करेंट सोर्स है और उसके साथ हमने एक इंटरनल रेसिस्टेंस और सोर्स रेसिस्टेंस को दे दिया है, और करेंट सोर्स और सोर्स रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसा कि वो कनेक्ट हुआ करते हैं, और उसी के साथ में हमने एक लोड रेसिस्टेंस भी दे दिया है, और कुछ देर के बाद में हमने सोर्स रेसिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब होता है रेसिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर देना। तो जैसे ही हमने तो शॉर्ट कर दिया और रेसिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर दिया सोर्स रेसिस्टेंस के, तो बताइए करेंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना पास होगा। करेंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना पास होगा, ऐसा यदि सवाल पूछा जाए तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए 0। कारण क्या है कि जैसे ही हम सोर्स रेसिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं,
जीरो करते हैं तो सारा करंट किससे पास होगा, शॉर्ट थ्रू अ सोर्स रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू है जीरो, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेसिस्टेंस पाथ, हमेशा ऐसे पाथ से वो गुजरना चाहेगा जिसमें जहां रेसिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो, और इसलिए जो करंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सोर्स के थ्रू अपोज करने वाला करंट को कोई नहीं बचेगा, इसलिए लोड के थ्रू कोई भी करंट आपका नहीं पास होगा, और आपका लोड रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, वो सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, और वहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? ये सवाल हमने बोल दिया है, ये सवाल हो सकता है कि आपके इम्तिहान में आ जाए कि यदि सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू को जीरो रख देते हैं जो करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो लोड करंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा लिखना है आंसर में 0 एम्पियर। अगला सवाल आपको आ सकता है कि मान लो एक वोल्टेज सोर्स है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस और सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है जीरो, मतलब क्या है, हमने इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू को हमने जीरो रख दिया इन द केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो करेंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना होगा, V/RL। लेकिन आपके इंटरनल रेसिस्टेंस जो सोर्स रेसिस्टेंस उसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिए, तो करेंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के केस में आपका इंटरनल रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, और जब भी आपके जो सोर्स रेसिस्टेंस है वो यदि आपका इनफाइनाइट हो गया और आपका यदि सर्किट ओपन हो गया, तो करंट थ्रू अ लोड रेसिस्टेंस कितना पास होगा, जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न को आगे दोहराते हैं, वहां तक तो समझ में आ गया। ये डायमेंशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंट है जो कि आपके आंसर में आता है, इसमें आपको देखते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी आप देख लेंगे। आगे के प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो डायमेंशन से आप जरूर करके जाएं, डायमेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने बार बार देखा कि करीबन आपके एग्जामिनेशन में करीबन 3 से 4 5 बार आपके यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आए हैं। यूनिट का मतलब होता है कि करंट की यूनिट क्या है, वोल्टेज की यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ये यूनिट से रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन डायमेंशन से रिलेटेड बहुत बार आता है। कंडक्टेंस की डायमेंशन क्या है, रेसिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, तो कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस जो बार बार आ रहा है, करीबन 5 से 6 बार आ चुका है, तो आप एग्जामिनेशन में इसे जाइए, रिपीट करिए, सॉल्व करिए और याद भी करके जाइए, हो सकता है कि अगले बार में आपका इस बार रेसिस्टेंस आया था, कंडक्टेंस आ जाए। तो दो सवाल आपने देखा यहाँ पर, एक करेंट ड्यू टू कंडक्टर और ट्रांजिस्टर, ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसको देखिए। डायमेंशंस के सवाल को देखिए 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो 3 से 4 बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, बार बार रिविजन करने की जरूरत है हमारे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है, विच हैज अ हायर रेसिस्टेंस, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और 100 वाट फिलामेंट बल्ब, कितना दिया हुआ है आप देखिए, एक दिया हुआ है 2 किलोवाट और दूसरा दिया हुआ है 100 वाट। समझ में आ रहा है कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 230। आपको बताया था ना मैंने, पी जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेसिस्टेंस के, जिसका पी ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और पूछ रहा विच हैज अ हायर रेसिस्टेंस, किसका ज्यादा होगा, तो देखिए 2 किलोवाट मतलब, किलो मतलब कितना हो गया, 2000 वाट हो गया ना, 2000 वाट मेरे प्यारे बच्चों। 2 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 वाट लिख सकते हैं। ये किसका है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर का, ये किसका है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर। ये जब 2 किलोवाट है, इलेक्ट्रिक हीटर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपको, कम, क्यों, आगे देखिए क्यों हमने आर की वैल्यू, R1 मान लो P1 है, R1 की वैल्यू क्या होगी, कम। और आगे आपको है कि यदि ये P2 है और ये आपका R2 है, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू आपको दी हुई है 200 वाट, कितना दी हुई, 200, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि P2 की वैल्यू कम होगी तो R2 आपका क्या होगा, ज्यादा, और P1 यदि ज्यादा है, R1 क्या होगा, कम। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर भी डाउट है, सीधा सवाल है।
पावर और रेसिस्टेंस के संबंध के बीच में। और जो P क्या है आपका, एक्टिव पावर। बाद में बताऊंगा कि एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है। ये क्या है आपका P, जिसको बोल रहे हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर और रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इनवर्सली। इनवर्सली मतलब उल्टा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। दूसरे को बढ़ाएंगे तो एक का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली जो बोलते हैं तो उसका मतलब है कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी आपको क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पावर और रेसिस्टेंस में क्या हो रहा है कि एक का 2000 वाट लिखा है, दूसरे का 200 वाट लिखा है। तो जहां 2000 वाट है वहां रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जहां आपको 200 वाट है वहां रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपका जो फिलामेंट बल्ब है वो क्या होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी। तो किसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, 200 वाट बल्ब की। किसकी ज्यादा होगी, 200 वाट बल्ब की। कैनॉट से ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, बोथ आर द इक्वल। दोनों के कैसे हो सकते हैं, जब रेटिंग ही अलग अलग है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी ही। ये सवाल समझ में आया होगा। जब भी ऐसा सवाल बोल रहे हैं कैनॉट से का मतलब क्या हुआ, हम बता ही नहीं सकते हैं। बता कैसे नहीं सकते, एक की रेटिंग दी हुई है ज्यादा 2000, दूसरी की रेटिंग दी हुई है 200। 2000 है तो R1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किसके रिस्पेक्ट में, R2 की वैल्यू कम होगी, हीटर की कम होगी बल्ब से। ये तो एक सिंपल सा सवाल हो जाता है। तो कैनॉट से तो हो ही नहीं सकता। और दोनों समान क्यों नहीं सकते, दोनों की रेटिंग अलग अलग है, इसलिए दोनों समान आपके नहीं हो सकते हैं। तो जिसकी पावर की रेटिंग कम है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी पावर की रेटिंग ज्यादा है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या है, कम है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आगे है, द फिलामेंट ऑफ 60 वाट एंड 100 वाट बल्ब आर ऑफ सेम लेंथ देन। बोल रहा है कि फिलामेंट है एक 60 वाट 660 वाट और 100 वाट बल्ब का, आर ऑफ सेम लेंथ और समान लेंथ है। तो बोल रहा है कि 260 वाट फिलामेंट इज थिकर। अब सवाल है कि कौन सा थिकर और थिनर आपको है। थिकर मतलब क्या हो गया, एरिया जो है, थिक मतलब मोटाई, मोटाई मतलब उसकी ज्यादा होगी, मतलब एरिया क्या होगा उसकी ज्यादा हो गया। तो सवाल आप देखिए, P1 की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए पहला जो दिया हुआ फिलामेंट उसका P1 कितना है 60 वाट, और दूसरा जो आपको फिलामेंट दिया हुआ है उसके P2 इसको मान लिया तो उसकी वैल्यू कितनी है 100 वाट। यहां तक समझ में आ गया। P और R के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली है, इसलिए हम लिखेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू जो R1 की होगी वो किससे ज्यादा होगी, आपके R2 से ज्यादा होगी। और आपको मालूम है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन L आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, समान है। L में किसी भी तरीका का बदलाव नहीं है। तो यहाँ क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली का। तो हम बोल सकते हैं A1 एरिया इज लेस देन A2 एरिया। जो रेसिस्टेंस R1 है उसकी एरिया जो होगी वो क्या होगी, कम होगी A2 मतलब R2 वाले एरिया से। और A क्या डिसाइड करता है आपका, थिकनेस। थिकनेस, थिक मतलब चौड़ाई और मोटाई। तो किसकी थिकनेस ज्यादा है, A1 की थिकनेस जो है A2 से कम है। थिकनेस ऑफ A1 इज लेस देन थिकनेस ऑफ A2। थिकनेस ऑफ, आ रहा समझ में मेरे प्यारे बच्चों। तो थिकनेस A1 की है वो किससे कम है, थिकनेस ऑफ A2 से कम है। किसी भी तरीका का डाउट, तो क्या है A1 क्या है 6 वाट और दूसरा क्या है A2 क्या 100 वाट। तो बोल रहा है 6 वाट फिलामेंट इज थिकर, हो सकता है क्या, नहीं। 100 वाट फिलामेंट इज थिकर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, इज द राइट। यहां तक दिक्कत है कोई, किसी भी तरीके का मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन प्रश्न है कि दो बल्ब दिया गया है, एक की रेटिंग दी गई है 60 वाट, दूसरे की रेटिंग दी हुई है 100 वाट। पूछा जा रहा है कि जो फिलामेंट है उस जो बल्ब है किसकी थिकनेस ज्यादा है, किसकी मोटाई ज्यादा है। तो मोटाई किस पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पर। तो आपने पता किया तो रेसिस्टेंस किसकी ज्यादा आई, 60 वाट जो फिलामेंट बल्ब है उसकी ज्यादा आ रही है 100 वाट वाले से।
लेकिन एरिया और रेसिस्टेंस का रिलेशन कैसे है? इनवर्सली है। तो जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी उसका एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी एरिया क्या होगी? कम होगी। तो रेसिस्टेंस किसकी है? जो आपको 60 वाट वाला है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू तो ज्यादा है, इसलिए उसकी एरिया क्या हो गई? कम हो गई। और एरिया का सीधा संबंध किसमें है? आपके थिकनेस से। यदि आपका थिकनेस कम है, यदि एरिया ज्यादा है तो थिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया यदि कम है तो थिकनेस आपका कम होगा। तो 100 वाट का जो बल्ब है उसकी थिकनेस जो है 60 वाले बल्ब के थिकनेस से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हुआ। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। कोई भी डाउट, किसी भी तरीका का डाउट हो, कोई भी प्रश्न के उत्तर समझने में, ये सीरीज जो है आरआरबी से रिलेटेड है। इसमें 22 साल के प्रश्नों को रखा गया है। सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो इस प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। सारे प्रश्न जितने भी कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष में आरआरबी में पूछे गए हैं, और आरआरबी जो भी प्रश्न पूछता है वो रिपीटेड पूछता है, उसमें डेटा की केवल चेंजेस दिखाई देती है। तो आप कम से कम वो प्रश्नों को जरूर करके जाएं जो प्रश्न आपके जो रिपीटेड है, जो प्रश्न आया करते हैं। ऐसे प्रश्न ना छोड़ के जाएं जो कि रिपीटेड है और आप उसके करके नहीं जा रहे हैं। तो आरआरबी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, उसमें डेटा चेंज कर देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उससे पूछे जाते हैं। और यहाँ जो आपका जो सीरीज चल रहा है वो आरआरबी से रिलेटेड सीरीज चल रहा है। यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब में बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे क्या हो सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, डेप्थ में जाकर के सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन में आप किसी भी तरीका का कोई भी आप रॉन्ग ना करो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुट पाएँ। जो आपके बच्चे गाँव में ऐसे ऐसे इंटरनल इंटीरियर में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही रॉन्ग है, तो आप ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको जरूर इससे फायदा होगी, क्योंकि इसमें 22 साल के प्रश्नों को रखा गया है विथ अ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन हम बता रहे हैं और डेप्थ में जाके बता रहे हैं कि आपका इससे आगे क्या प्रश्न हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों देखिए। आगे का प्रश्न है, बोल रहा है कि 100 वाट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम बाय ए कंप्लीट साइकिल। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई, कितना रजिस्टर दिया हुआ है? 100 वाट। बोला नेट पावर कंज्यूम इन अ कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। ये साइकिल कैसा है? आपका एसी है, इसलिए लिखा गया है कंप्लीट साइकिल, क्योंकि जब भी एसी रहता है तो ये वेव फॉर्म कैसे रहते हैं? टाइप से रहा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये किससे रिलेटेड है? आपके आपके एसी सर्किट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ मान लो 0 लिखे, यहाँ पाई लिखे, ये साइकिल तो 0 से पाई में कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम होगा, कितना पावर नेट पावर कंज्यूम बाय अ कंप्लीट साइकिल, कितना नेट पावर कंज्यूम किया जाएगा उसके बारे में बताने की जरूरत है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट सा तरीका है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर वी आर एम एस इक्वल्स टू होता है वी एम अपॉन रूट टू। कितना होता है? वी एम अपॉन रूट टू। यहाँ पर वी आर एम एस इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम अपॉन रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी एम की क्या हो गई यहाँ से? रूट टू इंटू 220 अपॉन अ रूट टू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से रूट टू कट गया, तो यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से कट गए, तो वी आर एम एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? वी आर एम एस इक्वल्स टू हो गया 220। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 220 दी हुई है। और पावर पूछ रहा है, पावर इक्वल्स टू हो गया वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो वी आर एम एस अपॉन आर, तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई? 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो डायरेक्ट आंसर कितना लिख दिए? 484 पावर। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने क्या किया है,
प्रश्न है कि एक एसी दिया गया है, एसी क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है, टाइम के साथ में वेरी करता है। पहले वो 0 रहेगा, फिर पीक पे चला जाएगा, पीक से फिर 0 आएगा, फिर नेगेटिव में पीक पे जाएगा, नेगेटिव से फिर वो 0 की तरफ आएगा। तो बोल रहा है कि ये जो 0 से पाई या फिर पाई से 2 पाई गया, तो ये पूरा जो कंप्लीट है उसमें कितना वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा, जब उसमें 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई को लगाते हैं, किसके थ्रू, 10 ओम रजिस्टर से। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे P इक्वल्स टू पी वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर। वी आर एम एस हमने क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम एसी लेते हैं तो हम वी आर एम एस का यूज करते हैं, वी आर में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का यूज करते हैं, जबकि हम जब डीसी यूज करते हैं तो वहाँ पर जो वोल्टेज लेते हैं वो क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं। याद रखिए आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जब भी हम वी आर एम एस का यूज करते हैं, कब लेते हैं, एसी के केस में, और डीसी का यूज कब करते हैं, डीसी के केस में हम यूज करते हैं एवरेज का। तो जो वोल्टेज आप डीसी के केस में लेते हो या करंट लेते हो वो कैसा है, वो डीसी इन नेचर है, जबकि आपको डीसी और क्या कर सकते हैं, एवरेज इन नेचर है। एवरेज वैल्यू लेते हैं वहां पर, जो डीसी लेते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज लेते हैं, उस समय जो वैल्यू रहता है किसमें रहता है, एवरेज में लिया रहता है। लेकिन जब हम एसी का केस लेते हैं तो वहां पर जो वोल्टेज और करंट होता है किसमें लेते हैं, वो आरएमएस में लेते हैं। एक जगह लेते हैं हम एवरेज में, दूसरा जगह लेते हैं हम आरएमएस में, मेरे प्यारे बच्चों। अब समझ में आया, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, आपका सवाल आ सकता है in case of AC voltage and current are consider, लिख देगा वहां पर पहला ऑप्शन एवरेज, दूसरा लिख देगा आरएमएस, तीसरा में लिख देगा बोथ, चौथा में लिखा कैन नॉट से। समझ में आ गया, बोल देगा कि वोल्टेज और करंट को एसी में किसके फॉर्म में लेते हैं, एवरेज के फॉर्म में लेंगे, आरएमएस के फॉर्म में लेंगे, इसमें से कोई भी बोल नहीं सकते या बोथ होगा। तो ये भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये सब सवालों को आपको देखने की जरूरत है कि सवालों को कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आपको एसी का केस रहेगा तो एसी के केस में हमेशा क्या होगा, आपको आरएमएस में वैल्यूज को रखे जाते हैं। आगे का प्रश्न है, बोल रहा है कि 12 एम्पियर करेंट है, मिली एम्पियर करेंट है, हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एज 1.2 किलो ओम, द इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस इट। अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, बोल रहा है अक्रॉस इट कितना होगा। आप समझ में आ रहे हो गए होंगे कि कितना करंट दिया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपका करंट सोर्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों कैसे कनेक्टेड होगा, दूसरे के पैरेलल में। अब लोड रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर भी एक लोड रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इज, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कितना होगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, जब भी हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में लगाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर प्लस माइनस रखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस लिख देंगे, और यहाँ जो लिखते हैं आई इंटू आर एस लिख देते हैं। आई इंटू आर एस क्या हो गया, वोल्टेज के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया आई एस, ये क्या हो गया आर एस, और आई एस और आर एस को जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो वो क्या देता है, आपका वोल्टेज सोर्स देता है। आपके समझ में आया प्रश्न क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बोल रहा है, बताइए जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि करंट सोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 मिली एम्पियर, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका 1.2 किलो ओम। समझ में आ रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी, वो जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी है कि 12 इंटू 1.2, और यहाँ जो आएगा 14.4 वोल्ट। तो जहां ऑप्शन दिखाई दे वही आंसर होगा। तो आंसर में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपकी सही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्यों 14.4 दिया, ये मिली में दिया हुआ है, वो वहां दिया हुआ है किलो में। अब मिली और किलो कैंसिल हो जाता है, नॉर्मल आपको यूनिट आ जाया करता है। मिली क्या होता है 10 टू द पावर -3, और किलो क्या होता है 10 टू द पावर +3, -3 +3 कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो जाता है। और जब भी आपको करेंट सोर्स रहे तो करेंट सोर्स और सोर्स रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, और करेंट सोर्स को जब आप रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज आता है। तो ये इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 14.4 वोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस पे 4 सवाल अभी तक से पूछ दिया। पहला सवाल पूछ दिया कि करेंट थ्रू अ लोड रजिस्टर, यदि आपका करेंट सोर्स और सोर्स रेसिस्टेंस दिया हुआ है।
पहला दूसरा सवाल आपका क्वेश्चन आ सकता है कि करेंट थ्रू अ लोड रजिस्टर इफ द करेंट सोर्स रेसिस्टेंस इज 0। तीसरा सवाल आपको आ गया कि यदि करेंट सोर्स और सोर्स रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो वोल्टेज निकालिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 3 सवाल एक ही तरीका से आपको दे दिया जा रहा है। तो ये आपको कितना इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और यूथ कंपटीशन टाइम आपको आपको साथ में समय को भी बचा रहा है, कॉन्सेप्ट भी दे रहा है और घर घर तक पहुंचने के लिए बाध्य भी नहीं कर रहा है। कह रहा है कि जो भी आए वो फ्री में इसके लुत्फ को उठाए, ज्ञान को ले और ज्ञान को बाहर की तरफ फैलाए, ज्ञान को और भी लोगों तक फैलाए। जो भी दूर दराज में बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके पास में अच्छी सुविधा नहीं है, उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा है। और ये जो प्रश्न है वो सारे आरआरबी में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं किसी न किसी आपके जोन के द्वारा। तो सारे प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वो भी डिस्क्राइब मैनर में, पूरी तरह से उसके निचोड़ करके कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको उसके सॉल्यूशन को देने हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्नों को देखिए, आगे प्रश्न पूछ रहा है द करेंट कांस्टेंट करेंट सोर्स सप्लाई इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर टू अ लोड ऑफ 2 किलो ओम। व्हेन द लोड चेंज टू 100 ओम देन लोड करेंट विल बी। प्रश्न को समझ में आ गया? करेंट बोल रहा है कि कांस्टेंट करेंट सोर्स है जिसकी करेंट की वैल्यू दी हुई है 200 मिली एम्पेयर और लोड की वैल्यू दी हुई है 2 किलो ओम। यदि लोड की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो लोड करेंट विल बी, लोड करेंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने इंटरनल असिस्टेंस की वैल्यू को क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो इनफाइनाइट दिया हुआ है। When the internal resistance value is not a given, it means in the case of current source is infinite। current source के केस में यदि इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी रखी है हमने, इनफाइनाइट रखी है हमने। तो हमारे प्यारे बच्चों, करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स की वैल्यू दी हुई है आपको 200 मिली एम्पेयर और यहाँ पर हमने एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया है, की वैल्यू दी हुई है 100 ओम। हम मेरे 2 किलो यहाँ लिख दिया है 2 किलो ओम। अब पूछ रहा है बताइए कि लोड करंट की वैल्यू क्या होगी जब आपको 100 ओम से रिप्लेस, व्हेन लोड चेंज टू 100 ओम, लोड को चेंज कर दिया जाएगा तो 100 ओम से। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक वोल्टेज आया, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +3। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 400 वोल्ट। यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 400 वोल्ट आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? RL की वैल्यू कितनी दी हुई है, RL की वैल्यू दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों 2 किलो ओम और यहाँ पर वोल्टेज आपको 400 वोल्ट आपने ला दिया है। अब करेंट पूछ रहा है, तो करेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यदि लोड रेसिस्टेंस आपको 100 ओम दिया हुआ है तो 400 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब क्या हो गया हमारे बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 4 एम्पेयर। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 मिली एम्पेयर और दिया हुआ है 4 एम्पेयर। तो आपको कंफ्यूजन में उसने डाल दिया। कंफ्यूजन में क्या डाल दिया कि कहीं गलती से 4 मिली एम्पेयर तो नहीं आंसर है और 4 एम्पेयर तो नहीं, तो यूनिट भी देखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, करेंट 200 मिली एम्पेयर, यहाँ लोड कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लोड दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है आपको 200 मिली एम्पेयर और यहाँ आपको दिया हुआ है लोड 2 किलो। मतलब मिली और किलो मिलकर के क्या बन गया, आपको मिली और आपको किलो बन करके मिल गया 400 और यहाँ क्या दिया हुआ है 100, तो कट गया, इसलिए क्या हो गया 4 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, मिली और किलो को हटा दिया, इसलिए बच गया केवल क्या, एम्पेयर। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को हमने राइट बोला है मेरे प्यारे बच्चों और सी को रॉन्ग बोला है। तो सवाल आपके ऐसे भी पूछे जाते हैं, कभी कभी मिली एम्पेयर और कभी कभी किलो एम्पेयर, कभी कभी आपको एम्पेयर भी रख दिया जाएगा। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आपको कैलकुलेशन देखना है कि आपका लोड रेसिस्टेंस कैसे है, सोर्स
करंट किस में दिया गया है, मिली में दिया गया है या एम्पियर में दिया गया है, किस यूनिट में दिया गया है, उसकी यूनिट क्या है, तो ध्यान से देखना है। इस ऐसे सवाल आपकी कंफ्यूजन आपके यूनिट में कर दिया करते हैं। तो आगे के सवाल को हम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे का एक सवाल देखते हैं। बोल रहा है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स, द कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय अ बल्ब। कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा बल्ब के द्वारा, ये सवाल पूछ रहा है। कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, 100 वाट बल्ब है, कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट आपको सोर्स। तो सबसे पहले यहाँ से आर निकाल लीजिए। सबसे पहले आर निकालने के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन अ पी कर दीजिए। तो वी स्क्वायर अपॉन अ पी कर दिए, तो वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220। यहाँ पर भी लिखिए 220 अपॉन अ 100। यहाँ से कट गया तो यहाँ बचा कितना, 484 ओम। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 484। अब आके आपसे पूछ रहा है किसे कनेक्ट कर दिया गया है, 110 वोल्ट सोर्स से। तो पी पूछ रहा है कि पी की वैल्यू कितनी होगी। तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आर। तो यहाँ पर सवाल कितना हो गया, वी की वैल्यू कितनी हो गई, 110 इंटू 110 अपॉन 484 अपॉन 480। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको ध्यान नहीं दिक्कत होगा। यहाँ हो गया 12100 अपॉन 484 यहाँ पर आ गया। तो 484 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करते हैं, तो लगभग आंसर नंबर 25 वाट आपको आएगा, जो कि आपके आंसर नंबर डी सही है। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और मेरे सुनने वाले श्रोतागण। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल यूथ कंपटीशन टाइम के चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज आरआरबी से रिलेटेड है। 22 साल के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जा रहा है। तो आप इसे गांव-गांव तक पहुंचाने की कृपा करें, रिक्वेस्ट है आपसे।